मैं रवि कुमार, स्वागत है रेनेशा आईएएस में। चलिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को हम लोग देखते हैं, उसके बाद थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण को भी देखेंगे। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन का कुछ ही पार्ट है, बाकी तो सिंपल ही है। यहाँ देखिए, कोपेन के द्वारा 1874 में जो कैंडोल ने वर्गीकरण दिया था उसी को आधार बनाया, लेकिन कैंडोल का जो वर्गीकरण था वो था आपका वनस्पतियों के लिए था। किसके लिए था? वनस्पतियों के लिए था। लेकिन कोपेन का कहना था कि वनस्पति ही जलवायु का सबसे बेस्ट निर्धारक होते हैं, क्योंकि अलग अलग जलवायु के अनुसार सिंपल है कि अलग अलग वनस्पति पाए जाते हैं। जिससे मेगा थर्मल जोन कैंडोल ने डिवाइड किया था, अधिक ताप वाले वहाँ पर कैसे वनस्पति रहते हैं, जेरोफाइट शुष्क क्षेत्र सूखे क्षेत्र में कैसे वनस्पति होते हैं, मध्य तापीय क्षेत्र में या न्यून तापीय हिमाद्री क्षेत्र में कैसे वनस्पति होते हैं, कैंडोल ने बताया था 1874 में। इसी के आधार पर कोपेन के द्वारा इंग्लिश के बड़े और छोटे लेटर्स का प्रयोग करते हुए बहुत सारे जलवायु प्रदेशों को दिखाने का प्रयास किया गया और काफ़ी प्रभावी वर्गीकरण था। हालांकि हर वर्गीकरण में कुछ न कुछ कमियां थी ही, तो इनके वर्गीकरण में भी कुछ कमियां थीं, लेकिन फिर भी आज की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वमान्य है। ग्लोब में आपको समझना होगा कि ध्रुवीय कहाँ पर होता है, 0 डिग्री के आसपास उष्णकटिबंधीय होता है, और बीच का जो सेक्शन होता है ना, ये सब शीतोष्ण, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा वाला कंडीशन होता है। तो यहाँ पर तापमान और आर्द्रता, ठीक है, तापमान और आर्द्रता को महत्व दिया, क्योंकि इनका मानना था तापमान और आर्द्रता के अनुसार ही आपका किसी भी क्षेत्र का वनस्पति और जलवायु निर्धारित होता है। तो एज क्लाइमेट में आपका सिंपल है कि 0 डिग्री के आसपास है, तो तापमान 18 डिग्री से ऊपर रहना, पूरे वर्ष में गर्मी का मौसम। ओके, अब यहाँ पर देखिए बी जलवायु प्रदेश, यह वास्तव में शुष्क जलवायु प्रदेश का सूचक है। यहाँ वर्षा की मात्रा जो है वाष्पीकरण की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट जो है सी क्लाइमेट, मध्य तापीय, पूरा देखिए कैंडोल के आधार पर है ABCD। यहाँ पर शीतलतम माह में, यानी कि जो पूरे 12 महीना में सबसे ठंडा कोल्डेस्ट होगा वहाँ 8 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड, और उष्णतम माह में 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रहेगा। उसी तरीके से डी क्लाइमेट और ज़्यादा कम तापमान हो जाएगा, है ना। यहाँ से जो ए शुरू हुआ है ना कोपेन का, यहाँ पर बी हो गया दोनों तरफ, यहाँ सी हो गया, उसके ऊपर डी हो गया, और लास्ट में ध्रुवीय क्षेत्र में ई हो गया। तो उस तरीके से आपका बढ़ रहा था। तो शीतलतम माह में टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और उष्णतम माह पूरे वर्ष का 10 डिग्री। ई क्लाइमेट ध्रुवीय जलवायु है, यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, यानी कि गर्म से गर्म महीना में भी कभी भी 10 डिग्री से अधिक आपका नहीं जाता है। अब मुख्य जलवायु प्रदेश जो था, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग इन्होंने किया और कई छोटे छोटे अक्षरों को भी दिखाया, ताकि किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर के विविधता को दिखाया जा सके, है ना। जैसे एफ, पूरे वर्ष तक वर्षा, हर माह में आपका वर्षा, और सबसे ठंड माह में भी टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड, माने गर्म ही है ना। इससे 18 से ज़्यादा नीचे कभी गिरता ही नहीं है। और शुष्कतम माह में भी वर्षा जो है 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा। क्लियर, काफ़ी वर्षा है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है एम, क्या चीज़ है आपका, मानसूनी जलवायु, शुष्कतम माह में भी 6 सेंटीमीटर से कम वर्षा, वर्षा के बाद एक शुष्क माह, है ना। वर्षा के पहले भी एक शुष्क और वर्षा के बाद भी एक शुष्क। आप देखते हैं इंडिया ही है मानसूनी। शीतकाल में शुष्क होना, जहाँ W रहेगा विंटर, विंटर में शुष्क, जहाँ S रहेगा समर में शुष्क,
नेक्स्ट जो है कोपेन के द्वारा 5 प्रमुख और 11 गौण जलवायु प्रदेशों में पूरे विश्व को विभाजित किया गया। शीतलतम माह का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका एक क्लाइमेट में पाया जाता है, जिसे ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। यहाँ पर सालों भर वर्षा होता है, इसलिए रेनी क्लाइमेट कहा जाता है। इसका सब टाइप्स जो है 4 है, क्लियर। एफ, AW, AM और एक ठो AS है। एफ जलवायु जो आपका है आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, शुष्कतम माह में भी 6 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा। पूरे वर्ष में वर्षा का समान वितरण होगा। दिन और रात के तापमान में कम, यानी कि दैनिक तापांतर इसको बोलता है। AW, ये जो है आपका यहाँ 0 डिग्री है, तो यहाँ पर हो गया AF। इसके ठीक ऊपर AW, ठीक नीचे भी AW होगा आसपास, ठीक है। ये भी आर्द्र ही होता है, लेकिन उतना अधिक वर्षा नहीं होता है जितना AF में होता है। और एक माह में कम से कम 1 माह में 6 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा। और AM का अगर हम बात करते हैं, ओके, अगर हम AM की बात करें यानी कि मानसूनी, तो 1 माह में यहाँ भी 6 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा और शुष्क मौसम एक होगा वर्षा से पहले, है ना। अब यहाँ पर सवाल उठ गया कि दोनों में 1 माह में 6 सेंटीमीटर से कम वर्षा है, तो इसमें डिफरेंस कैसे किया जाए, है ना। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कोपेन ने क्या किया, एक सूत्र दे दिया, है ना। क्या सूत्र था, 3.94 माइनस R/25, ओके। अब ये R जो है आपका वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा, औसत लगा सकते हैं, और ये 3.94 जो है इंच में है। तो कोई भी क्षेत्र का वार्षिक वर्षा अगर का डाटा आपके पास है, उसको R की जगह इनपुट कर दीजिए, है ना। जहाँ डाउट हो रहा है कि ये मानसूनी है या फिर ये W वाला सेक्शन है, विंटर शुष्क वाला सेक्शन है, तो वहाँ का वार्षिक वर्षा पता लगाइए और R की जगह इनपुट कर दीजिए। तो A का मान, उसके बाद A का वैल्यू कुछ आएगा ना, तो A का मान से अगर वह वैल्यू कम है, इसका भी पता आपको रहना चाहिए, शुष्क माह में कितना वर्षा होना, उस क्षेत्र में वर्षा होता है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा R के अनुसार, ठीक है। A के मान से अगर वह कम है तो AW क्लाइमेट, ठीक है। A के मान से अगर अधिक है तो AM क्लाइमेट। इसको समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहे हैं। ये देखिए, किसी भी क्षेत्र में R जो है आपका 50 इंच है, मान लीजिए, बैठा दीजिए, तो A का वैल्यू उस क्षेत्र के लिए कितना आया है, 1.94 इंच आया है ना। अब ये जो 6 सेंटीमीटर है, ये वास्तव में 2.4 इंच के बराबर होता है, क्लियर, 2.4 इंच के बराबर होता है। अब 1.94 जो है, देखिए कि शुष्कतम माह का वहाँ का वर्षा काउंट कीजिए, समझे ना। वहाँ पर जो शुष्कतम माह का वर्षा होता है, उसका ओरिजिनल डाटा मैंने बताया आपके पास रहना चाहिए, क्लियर। अब शुष्कतम यहाँ पर जो आपका स्पेशली, ये तो औसत वर्षा हो गया 50 इंच, उससे आपका आया A बराबर 1.94 इंच। अब आपके पास एक और डाटा होना चाहिए कि शुष्कतम माह में वहाँ पर कितना वर्षा वास्तव में होता है। अब वो हो सकता है कि 1.94 से कम हो या अधिक हो, है ना। अगर कम होगा, क्लियर, अगर कम होगा तो AW, और अगर अधिक होगा 1.94 से तो AM क्लाइमेट में जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो 2.4 इंच है यानी कि 6 सेंटीमीटर जो है, इससे अधिक अगर आता है तो AF हो जाएगा, इसीलिए उससे अधिक नहीं आना चाहिए, क्योंकि शुष्कतम माह में वर्षा चाहे AW क्लाइमेट हो या फिर
AM क्लाइमेट हो, है ना, AW क्लाइमेट हो या AM क्लाइमेट हो, हमेशा 2.4 इंच से कम होता है, 6 सेंटीमीटर से कम होता है। यानी कि जो भी आपका डाटा आएगा उसको आपको तुलना करना है, ये भी ओरिजिनल है 50 भी, और जो शुष्कतम माह का डाटा है वो भी ओरिजिनल है, उसको आपको इससे तुलना करना है 1.94 इंच से। उसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके ग्रुप में। अब देखिए AS क्लाइमेट, ये थोड़ा स्पेशल क्लाइमेट है क्योंकि यहाँ समर शुष्क लिख रहा है ना, और ये विश्व में नहीं के बराबर पाए जाते हैं, लेकिन आपका जो इंडिया है वहाँ तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून समानांतर निकल जाने के कारण इधर वर्षा नहीं करती है, लेकिन जब उधर से उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन होता है तो यहाँ पर वर्षा शीतकाल में प्राप्त हो जाती है। ये जलवायु प्रदेश में ज़्यादा स्थानीयता और विविधता प्रदर्शित करने के लिए कुछ और भी दिखाया, W' जैसे दिखाया। तो ऑटमन मंथ में ये क्या है, अधिकतम वर्षा अगर कहीं पर होता है तो साथ में ये वगैरह जोड़ने के साथ ही AS, AW, AM, AF जो भी है जोड़ के W' जोड़ दीजिए। दो अधिकतम वर्षा के बीच दो शुष्क गर्म मौसम अगर आ रहा है तो वहाँ पर W" जोड़ दीजिए। इसको बस सिंपल याद कर लेना है। S अगर आ रहा तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु, सिंपल है। I आ रहा तो उष्णतम और शीतलतम माह, जो सबसे गर्म है और सबसे ठंडा माह है उसके बीच टेम्परेचर का डिफरेंस जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। वर्षा ऋतु के ठीक पूर्व उष्णतम मौसम, है ना। नेक्स्ट, ये सब बस याद करना है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो है B क्लाइमेट, जिसे ड्राई क्लाइमेट के रूप में भी जाना जाता है, शुष्क। यहाँ पर देखिए पहले पार्टीशन को अच्छी तरह समझ लीजिए, BW, BS, BWH, BWK, BSH, BSK। अब H4 जो होता है गर्म, है ना, वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ये हुआ काल्ट, काल्ट माने ठंडा, वार्षिक तापमान औसत तापमान 18 डिग्री C से कम, है ना। इसमें ज़्यादा रहेगा हॉट में 18 डिग्री से और काल्ट में कम रहेगा। अब BS और BH क्या है इसको समझिए, BW और BS। BW जो है आपका विंटर शुष्क, है ना, और ये समर शुष्क। तो B जो आपका होता है, BW जो होता है मरुस्थलीय। अब BS जो होता है अर्धशुष्क, स्टेपी, है ना। यहाँ पर देखिए स्टेपी इसलिए लिखा गया है कि अर्धशुष्क क्षेत्र में घास के मैदान जो होते हैं थोड़े से साइज, उसके घास के साइज जो होते हैं वो थोड़ा सा कम होता है ना। जबकि सवाना का घास का साइज जो होता है, जो विषुवत रेखा से लगा हुआ है, उसका थोड़ा सा ज़्यादा हाइट होता है, वहाँ हाथी भी छुप जाते हैं। लेकिन रूस का जो स्टेपी है, अमेरिका का प्रेरी है, उन लोगों का हाइट जो है बहुत ज़्यादा नहीं होता, पशुपालन के लिए ज़्यादा बेहतर होता है ऐसा क्षेत्र, न कि कृषि के लिए। ये अर्धशुष्क में आते हैं BS, और BW जो हुआ मरुस्थलीय। BW और BS में अंतर करने के लिए भी कोपेन ने एक सूत्र दे दिया, इसको सीधे रट जाना है। पहला वाला सूत्र हुआ, ये सूत्र हुआ, अब सूत्र नहीं आएगा, दो ही सूत्र कोपेन ने दिया है, 0.440 - 8.5/2। अब यहाँ पर R जो है वार्षिक वर्षा है, T जो है तापमान है, इंच और फ़ारेनहाइट में लेना है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी क्षेत्र के तापमान का मान बैठाने पर वहाँ के वार्षिक वर्षा का मान R से कम हो, है ना, केवल यहाँ क्या करना है आपको, टेम्परेचर को बैठा दीजिए। वहाँ का जो भी वार्षिक तापमान है ना, ये वाला तापमान भी, टेम्परेचर भी वार्षिक है, उसको बस बैठा दीजिए, फिर देखिए वैल्यू कितना आया। क्लियर, कुछ तो आएगा ना। तो ये R का वैल्यू होगा वार्षिक वर्षा का। अब क्या करना है आपको, वार्षिक वर्षा का ओरिजिनल डाटा इंतजाम कीजिए। अब वो देखिए जो ये वैल्यू आया उससे वो वाला जो है आपका ज़्यादा है या कम है। अगर कम आया है ओरिजिनल वाला, ये वाला R से, उसका वर्षा वहीं का बैठाना है। R से अगर कम आया है तो BW, R से अधिक आया है तो
BS होगा। BW और BS को पुनः दो दो भागों में आपको विभाजित किया जाता है। इसको मैं समझा ही दिया हूँ, H और K। तो H जहाँ जहाँ रहेगा हॉट हो गया, ठीक है। तो अगर W के साथ H है BWH, तो ये मरुस्थल हो जाएगा पूरी तरह से। अब BSH जो होगा ये उष्ण क्षेत्र के घास के मैदान होंगे। BWK अगर होगा तो ये आपका शीत मरुस्थल होगा, क्योंकि विंटर शुष्क है, मरुस्थल होता है वो पूरी तरह शुष्क होता है। BSK रहेगा तो ये भी घास का मैदान होगा, लेकिन ये शीत क्षेत्र में होता है। और ये घास का मैदान जो होगा BSH, ये उष्ण क्षेत्र में होगा। क्लियर। बी क्लाइमेट में स्थानीय तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए जो जो लिया गया है फिर उसको आपको ऐड कर देना है। ग्रीष्म काल में शुष्क, शीत ऋतु के आर्द्रतम माह में ग्रीष्म ऋतु के शुष्कतम माह के अपेक्षा 3 गुना वर्षा, ठीक है। ये वाला जो है आपका अगले बार भी, अगले क्लाइमेट में भी एक काम देगा, इसलिए अच्छी तरह से याद रखिएगा, है ना। ग्रीष्मकाल शुष्क, क्लियर। और यहाँ पर एस होना चाहिए, क्लियर। यहाँ पर सुधार लीजिएगा आप लोग। शीत ऋतु में क्या जो आर्द्रतम माह होगा उसके अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु के शुष्कतम माह जो होगा, यानी कि ग्रीष्म ऋतु का शुष्कतम माह में जितना भी वर्षा हो रहा है उसका 3 गुना ज़्यादा वर्षा होगा शीत ऋतु का आर्द्रतम माह में, क्लियर। और यहाँ पर जो W है, पहले वाला S था, यहाँ W है, ओके, ये वाला S था। शुष्क शीत ऋतु, यहाँ शीत ऋतु क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। यहाँ जस्ट उल्टा कर देना है, गुना जो होगा 10 होगा। कैसे होगा देखिए, ग्रीष्म ऋतु के जो आर्द्रतम माह होंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो माह होगा, और शीत ऋतु का जो सबसे ज़्यादा शुष्क माह होगा, मंथ होगा, उसका 10 गुना अधिक वर्षा होगा। तो W आपको साथ में जोड़ना है, और N तब जोड़ना है जब कोहरा की स्थिति हो। सी क्लाइमेट में आइए। सी क्लाइमेट में देखिए भूमध्य सागरीय, पश्चिम यूरोपीय और चीनी तुल्य जलवायु को शामिल किया जाता है। इसको जो है पहले मैप में एक बार देख लीजिए, तीनों जलवायु कहाँ पर पाया जाता है। मैप को बीच में आप लोग डालेंगे। भूमध्य रेखीय जलवायु जो है मुख्य रूप से इस सेक्शन में भूमध्य रेखा के, भूमध्य सागर के आसपास पाया जाता है। महाद्वीपों के वेस्ट पार्ट में, इधर वेस्ट है ना, तो महाद्वीपों के वेस्ट पार्ट में तो जो सबसे अच्छा क्षेत्र है भूमध्य रेखा के आसपास है। इसका अर्थ नहीं कि सिर्फ यहीं मिलता है, यहाँ पर भी मिलेगा वेस्ट पार्ट में, थोड़ा सा यहाँ पर भी मिलेगा, थोड़ा यहाँ भी मिलेगा, थोड़ा यहाँ भी मिलेगा, क्लियर। तो ये सब क्षेत्र जो अभी आप देख रहे हैं ये सारा भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र है ना। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है इसलिए इसके नाम पर पड़ गया है। अगर चीनी तुल्य जलवायु क्षेत्र देखें तो महाद्वीपों के ईस्ट भाग में पाए जाते हैं। तो यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, ओके, थोड़ा सा यहाँ भी मिलेगा, है ना, थोड़ा यहाँ मिलेगा, क्लियर। तो ये सब आपका हो गया। और अगर पश्चिम यूरोपीय जलवायु प्रदेश देखा जाए तो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर सेक्शन में आपका हर जगह मिलता है, क्लियर। सॉरी, भूमध्य रेखीय जलवायु, सॉरी, भूमध्य सागरीय जलवायु जो यहाँ पर था ना, इसके ठीक ऊपर पार्ट में पश्चिम यूरोपीय जलवायु मिलेगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा ऊपर मिलेगा, है ना। यहाँ पर संभावना कम है क्योंकि इधर जो है आपका सागर हो जाता है नीचे। तो न्यूजीलैंड में थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं मिलता है। तो आपका वेस्ट पार्ट में ही रहेगा, लेकिन भूमध्य सागरीय वाला जो सेक्शन था, है ना, भूमध्य सागरीय वाला जो सेक्शन था उसी जगह से आपका ठीक ऊपर जो है आपका मिलता है
थोड़ा नीचे में आपका न्यूजीलैंड सेक्शन में मिलता है। अगर आप चाइनीज जलवायु को देखिए तो ये सब सेक्शन में मिलता है ना। ये भूमध्य सागरीय जो जलवायु था उसके ठीक जो है आपका ऑपोजिट में मिलता है, लेकिन ये मिलता है आपका महाद्वीपों के ईस्ट सेक्शन में। एक और जो आपने देखा था, है ना, कौन सा देखा था आपने? भूमध्य सागरीय जलवायु, उसका क्षेत्र आपका ये सब है ना। क्लियर? तो ये तीनों जलवायु प्रदेशों को कौन सूचित करता है? ये करता है कोपेन का सी जलवायु प्रदेश। क्लियर? इसीलिए यहाँ पर आपका जो है लिखा गया है तीनों का नाम, है ना। अब नेक्स्ट आइए कि शीतलतम माह में यहाँ पर क्या होता है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होता है। सी क्लाइमेट को 3 जलवायविक प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, CF, CW, CS। CF है ना, ये वास्तव में आपका पश्चिम यूरोपीय जलवायु प्रदेश को सूचित करता है। इसका वर्षा तापमान वगैरह सब कर लीजिएगा। इसको 2 पार्ट में CFA, CFB में विभाजित किया जाता है, उसका कुछ विशेषता लिखा हुआ है। तो CF क्या हुआ, पश्चिम यूरोपीय, और CW जो हुआ विंटर शुष्क। यहाँ विंटर जो शुष्क होता है, समर में आपका वर्षा होता है, और CF में सालों भर लगभग वर्षा होता है। हालांकि जो AF सेक्शन आप देखे थे उसके इतना वर्षा नहीं होता है, उससे लगभग हाफ वर्षा होता है, 3 सेंटीमीटर, है ना। हर महीना में 3 सेंटीमीटर से अधिक, वहाँ पर 6 सेंटीमीटर से अधिक था। यहाँ शीत ऋतु शुष्क होता है, W से पता चल रहा है, W मीन्स विंटर शुष्क। जो WRS का वहाँ पर डिफिनेशन बताया गया था, है ना, शीत ऋतु के आर्द्रतम माह में, ग्रीष्म ऋतु के आर्द्रतम माह में शीत ऋतु के शुष्कतम माह की अपेक्षा 10 गुना एकदम सेम है। ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा वर्षा होता ही है, और इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, है ना। ग्रीष्म ऋतु का शुष्कतम माह से आपका 3 गुना, कितना गुना ज़्यादा आपका वर्षा होता है? 3 गुना। यहाँ शुष्कतम माह में भी 3 सेंटीमीटर से कम वर्षा होते हैं। क्लियर? हालांकि यहाँ पर कोई सूत्र आपको नहीं लिखना है, ठीक है, दोनों जगह 3 सेंटीमीटर से कम होगा, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर से कम होगा शुष्कतम माह में। कोई एक माह जो आपका आएगा 3 सेंटीमीटर से कम, वहाँ दोनों केस में 6 सेंटीमीटर था। इसके अलावा जो कुछ स्मॉल लेटर्स का यूज किया गया है, जैसे ABC, ये उष्णतम माह का CFA और CFB था ना, उष्णतम माह का तापमान 22 डिग्री से अधिक होगा। अब B, उष्णतम माह का तापमान 22 डिग्री से कम होगा। C, ग्रीष्म ऋतु छोटा और थोड़ा ठंडापन लिए हुए होगा। ING का बारे में पहले बताया जा चुका है। चलिए डी क्लाइमेट का आपका शीतलतम माह में और उष्णतम माह में टेम्परेचर को कर लीजिए। वर्ष के अधिकांश समय में धरातल बर्फ से आच्छादित रहता है, बर्फ लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं डी क्लाइमेट का, तो DF और DW में चला जाएगा, DFA, DFB और DFC, है ना। DFA जो है लॉन्ग वार्म समर, समर में तो गर्मी लगता ही है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर लग रहा है। लॉन्ग एंड कूल समर, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा है। शॉर्ट एंड कूल समर, यहाँ पर गर्मी भी नहीं लग रहा और समर सीजन तो है आपका शॉर्ट भी है, DFC। उसी तरीके से DWA लॉन्ग कूल समर, कूल शॉर्ट समर, कोल्ड विंटर, ठीक है। और कोई चारा नहीं है, यहाँ पर आपको याद कर लेना है। ई क्लाइमेट जो आपका हो गया, उष्णतम माह में भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, ET और EF। ET जो है थोड़ा सा इसके अपेक्षा गर्म है, इट मीन्स उष्णतम माह में जो टेम्परेचर है 0 से 10 डिग्री तक होगा, और EF जो है पूरा साल जो है बर्फ आच्छादित होगा, ओके। और
0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान जो होता है प्रत्येक माह में होता है। बहुत सिंपल अब हो गया है, आपको केवल दो जो फार्मूला है ए और बी में उसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। कोपेन की योजना का मूल्यांकन सरल है, ये सब आप लिख सकते हैं, है ना। उसके अलावा तापमान और वर्षा को आधार बनाया है ना। उसके अलावा वाष्पीकरण से होने वाले जल के नुकसान को भी ध्यान में रखा है, तो इसको कहा जाता है इफेक्टिव, है ना, इवेपोरेशन। और इसी चीज़ को बाद में थॉर्नवेट ने भी अपनाया है। इसका अर्थ है जितनी वर्षा होती है उसका कितना भाग वास्तव में वनस्पतियों के द्वारा होता है, इसका ध्यान इन्होंने रखा। वनस्पति शास्त्रियों को उनकी योजना पसंद आए क्योंकि वनस्पति के आधार पर इन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया था। मानचित्र पर दिखा सकते हैं, है ना। कुछ कमियां भी थीं, जलवायु के कई तत्वों को इन्होंने महत्व नहीं दिया, ये आप थॉर्नवेट में भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग सीमित रूप से किया गया, छोटे अक्षर बड़ी संख्या में किया गया, कुछ सूत्र भी प्रयोग किए गए, है ना, कुछ सूत्र भी प्रयोग किए गए जो समस्या का कारण बना। कोपेन ने अपनी योजना को कुछ ज़्यादा ही सामान्यीकरण और सरल बना दिया, है ना। भारत अफ्रीका जैसे क्षेत्रों को उपेक्षित रखा, मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा क्षेत्र के लिए एक ही टाइप का जलवायु प्रदेश बना दिया, जिससे उसका जो डिफरेंस था पूरी तरह से क्रिएट नहीं हो पाया। हालांकि ये सब करने से जो थॉर्नवेट ने प्रयास किया बहुत जटिल हो सकता था, है ना। तापमान और वार्षिक वर्षा की जगह मासिक तापमान और वर्षा को अधिक महत्व दिया। अधिकांश इनका मासिक सेक्शन ही था, लेकिन फिर भी बहुत ही बेहतर है। अलग अलग सरकारों के द्वारा सरकारी योजना बनाने के लिए इनके जलवायु से संबंधित जो योजनाएं हैं उसका प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार कोपेन का जो यह योजना है समाप्त होता है। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। पर्सनल गाइडेंस के लिए 9661163344 पर कांटेक्ट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये संबंधित प्रश्न है, ओके, ये संबंधित प्रश्न है, देख लीजिए।